दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अध्ययन के क्रम में इस वीडियो में आप पढ़ेंगे भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रीय आंदोलन एवं संवैधानिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट, जो आपके आगामी अध्यापक भर्ती परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं राष्ट्रीय आंदोलन एवं संवैधानिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें गांधी जी ने पहली बार हथियार के रूप में भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया था? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, रौलट एक्ट, अहमदाबाद कारखाने की हड़ताल या बारदोली सत्याग्रह। तो सही उत्तर अहमदाबाद कारखाने की हड़ताल में ऑप्शन सी। दोस्तों याद रखिएगा, अहमदाबाद में 1918 में मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर विवाद था। गांधी जी के 3 दिन के अनशन, जो कि भारत में उनकी प्रथम भूख हड़ताल थी, इसके बाद मिल मालिक इस मामले में मध्यस्थता के लिए तैयार हो गए और अंततः उन्हें बोनस देना पड़ा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? सरदार पटेल, BR अम्बेडकर, MK गांधी या जवाहरलाल नेहरू। तो सही उत्तर BR अम्बेडकर। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था और तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले वो भारतीय प्रतिनिधि थे। अगला प्रश्न है, 1947 में बने नेहरू की सरकार में कानून मंत्री कौन थे? तो उत्तर है डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन डी। दोस्तों आप जान लीजिए कि स्वतंत्र भारत यानी 15 अगस्त 1947 के प्रथम विधि मंत्री डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी की सलाह पर उन्हें केंद्रीय विधि मंत्री का पद संभालने का न्योता दिया गया था और इस भूमिका में उन्होंने संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर तथा आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? तो आप जानते हैं राजा राममोहन राय को। राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष और युगदूत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने अपने लेखन के माध्यम से स्वराज की मांग उठाई थी? तो उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। दोस्तों सबसे पहले दयानंद सरस्वती ने स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने ही सबसे पहले विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी को अपनाने पर बल दिया और ये सभी विचार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के मुख्य अंग बने। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस आधार पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वोच्चता को निर्धारित करने का विरोध किया था? ऑप्शन है कार्य, जन्म, गतिविधि या मनोविज्ञान। तो सही उत्तर है जन्म के आधार पर। स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका नाम मूलशंकर था, इन्होंने 7 अप्रैल 1875 को बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था और जन्म के आधार पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वोच्चता को निर्धारित करने का विरोध किया है। अगला प्रश्न है, सबसे पहले किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो उत्तर है BD सावरकर ने। दोस्तों BD सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इस विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी और उन्होंने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। अगला प्रश्न है, किस कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित कर दी गई थी? तो ये था भारत सरकार अधिनियम 1858। दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित किया गया था और गवर्नर जनरल के पद नाम को बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया, जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया।
लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने थे। अगला प्रश्न है, सावरकर जुड़े थे किससे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, स्वतंत्र लेबर पार्टी से, हिंदू महासभा से या कोई नहीं? तो सही उत्तर सावरकर हिंदू महासभा से जुड़े थे। आप जान लीजिए कि विनायक दामोदर सावरकर यानी बी.डी. सावरकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रखर राष्ट्रवादी नेता थे। हिंदू धर्म की राजनीतिक विचारधारा को विकसित करने का बहुत बड़ा श्रेय सावरकर को जाता है और सावरकर हिंदू महासभा के अग्रणी नेता थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव किस अधिनियम के द्वारा पड़ी? तो याद रखिएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ने भारत ने प्रतिनिधि संस्थाओं को प्रारंभ किया। इसके तहत कानून बनाने के लिए वायसराय की कार्यकारी परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया और इसके द्वारा ही सबसे पहले भारतीयों को शासन में सम्मिलित किया गया। दोस्तों, 1861 का अधिनियम भारतीय संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इस अधिनियम ने विधि बनाने के कार्य में भारतीयों के सहयोग का प्रारंभ किया और इस अधिनियम ने प्रांतीय विधानसभाओं को विधि बनाने का अधिकार भी दिया, जिससे प्रांतीय स्वायत्तता की नींव पड़ी थी। अगला प्रश्न है, जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखिएगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के समय लॉर्ड लिटन भारत का गवर्नर जनरल था। दोस्तों, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन तत्कालीन गवर्नर जनरल, उसका कार्यकाल 1876 से 1880 था। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया। लॉर्ड रिपन ने 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अथवा देशी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द किया और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दी। अगला प्रश्न है, किसका काल भारतीय राष्ट्रवाद का बीजांकुरण काल कहा जाता है? तो सही उत्तर लॉर्ड लिटन का। दोस्तों, लिटन जिसका कार्यकाल 1876 से 1880 था, उसकी दमनकारी नीतियों ने भारतीयों को राष्ट्रीयकरण के लिए या राष्ट्रीयता के लिए एकजुट होने का प्रोत्साहित किया। आईसीएस के लिए लिटन ने भारतीयों के न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया, जो भारतीयों की मांग के विपरीत थी। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के शस्त्र अधिनियम ने भारतीयों के दमन को प्रभावी किया। इन सभी कृत्यों से भारतीयों को अंग्रेजी शासन के खिलाफ एकजुट किया। इसलिए लिटन के कार्यकाल को भारतीय राष्ट्रवाद का बीजांकुरण काल के रूप में वर्णित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के गवर्नर जनरल पद की व्यवस्था का प्रावधान सबसे पहले किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो सही उत्तर चार्टर एक्ट 1833। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों कलकत्ता, बम्बई और मद्रास का गवर्नर जनरल बनाया गया और चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक को बनाया गया था। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। देखिए, वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती का नारा है, आप जानते हैं। बैक टू द वेदाज, वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती। इसके अलावा दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस, करो या मरो महात्मा गांधी और इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। तो 2, 1, 4, 3 ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्वाचित प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? आपको बताना है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्वाचित प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष आप जान लीजिए जॉर्ज यूले था और जॉर्ज यूले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चतुर्थ अधिवेशन 1888 की अध्यक्षता किया था और ये अधिवेशन प्रयागराज में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथियों का विश्वास क्या था? तो उत्तर है नरमपंथियों का विश्वास शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीकों में था।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की प्रमुख पद्धति राजवामबद्ध आंदोलन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन यानी प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग और जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। उनकी उदार नीतियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की नीति भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत को औपनिवेशिक स्टेटस देने की मांग किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने, शहीद भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने या रास बिहारी बोस ने? तो सही उत्तर दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया प्रथम भारतीय थे जो 1892 में उदारवादी दल की ओर से फिन्सबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए। अपने प्रवास 1855 से 1869 के दौरान उन्होंने अंग्रेजों को भारतीयों की समस्याओं से अवगत कराने के उद्देश्य से लंदन इंडियन सोसाइटी 1865 और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 नामक संस्थाएं स्थापित की। दादा भाई नौरोजी और अन्य नरम दल के नेता ब्रिटिश शासन के अधीन स्वायत्तता की मांग करते रहे थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक वक्तव्य बाल गंगाधर तिलक से संबंधित नहीं है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं। वह नरमपंथियों के उद्देश्य और तरीकों से प्रसन्न थे, सही नहीं है। वह नरमपंथियों के उद्देश्य और तरीकों से प्रसन्न नहीं थे, बिल्कुल सही है। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक तरीकों और हिंसा में विश्वास रखते थे, सही है। उन्होंने मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा नाम के 2 साप्ताहिक पत्रों को प्रारंभ किया, सही है। तो यहाँ पर जो गलत कथन है वो कथन ए है। दोस्तों, कांग्रेस नेतृत्व की आवेदन निवेदन की असफलता ने देश के अंदर और खुद कांग्रेस के अंदर असंतोष पैदा किया। ब्रिटिश सरकार द्वारा लगातार कांग्रेस के प्रति अपनाई जाने वाली उपेक्षापूर्ण नीति ने कांग्रेस के युवा नेताओं जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल को अंदर से आंदोलित किया। इसलिए बाल गंगाधर तिलक नरमपंथियों के उद्देश्य और तरीकों से प्रसन्न थे, ये कथन गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उदारवादी नेताओं में किसे चांदी की वाड़ी वाला वक्ता कहा जाता है? तो उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय उदारवादियों में सिरमौर थे। गोखले भाषण कला में अत्यंत निपुण थे। गोखले जी ने इस भाषण कला का ज्ञान ब्रिटिश रूढ़िवादी विचारक एडमंड बर्क से प्राप्त किया था। गोखले ने बर्क की पुस्तक रिफ्लेक्शन ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन को कंठस्थ कर लिया था और उससे भाषण कला और रूढ़िवाद को ग्रहण किया। गोखले संवैधानिक परंपराओं का पूरी तरह निर्वहन करते थे। वे जिस समय भारतीय सदन में भाषण देते उस वक्त पूरा सदन शांत होकर उनके विचारों को सुनता था। वे महान संसदवेत्ता थे। लॉर्ड कर्जन ने उनकी अत्यंत प्रशंसा की। कर्जन के शब्दों में, मैंने आज तक किसी जाति में गोखले जैसा संसदीय परंपराओं का सम्मान और पालन करने वाला योग्य वक्ता नहीं देखा और गोखले के इस चातुर्य वाक्पटुता के कारण उन्हें चांदी की वाणी वाला वक्ता कहा जाता था। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा किसको अपना राजनीतिक गुरु माना गया था? तो उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले को। गोखले अपने राजनैतिक दर्शन में सच्चे उदारवादी थे। वो स्वभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार राजनैतिक उत्तेजना के बवंडर में नहीं हो सकता। वो साध्य और साधन दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। गोखले के इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु बनाया था। अगला प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले किस वर्ष अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने थे? तो सही उत्तर है 1905 में। 27 से 30 दिसंबर 1905 के मध्य वाराणसी में कांग्रेस का 21वां वार्षिक अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की। बनारस अधिवेशन में गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई और इस अधिनियम में वे अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए थे। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन आरंभ किया गया था? तो सही उत्तर स्वदेशी आंदोलन जान लीजिए दोस्तों, 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में आयोजित किया गया था या प्रारंभ किया गया था। आप जान लीजिए, कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की थी, जिसके परिणामस्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य से अश्वनी कुमार दत्त ने
स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की। तिलक, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष ने पूरे देश में स्वदेशी और बहिष्कार का प्रचार किया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। खुदीराम बोस जज किंग्सफोर्ड सही है। वारिंद्र कुमार घोष ढाका षड्यंत्र अभियोग सही नहीं है। तारकनाथ दास हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ अमेरिका सही है। लाला हरदयाल युगांतर सर्कुलर। तो वारिंद्र कुमार घोष का संबंध ढाका षड्यंत्र से नहीं था। वारिंद्र कुमार ने 1907 में क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए मणिकतल्ला पार्टी का गठन किया। वो भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और पत्रकार थे। 1908 में उन्हें मृत्युदंड दिया गया, जिसे बाद में आजीवन कारावास में बदल दिया गया था। अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन का वास्तविक उद्देश्य क्या था। तो उत्तर है बंगाल में बढ़ती हुई राष्ट्रीयता की भावना को रोकना। ऊपरी तौर पर ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन का उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा बताया था, लेकिन वास्तव में बंगाल विभाजन मुख्यतः बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए किया गया था। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के अनुसार अंग्रेजी हुकूमत का ये प्रयास कलकत्ता को सिंहासनाच्युत करना और बंगाली आबादी का बंटवारा करना था और एक ऐसे केंद्र को समाप्त करना था जहां से बंगाल और पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संचालन होता था और साजिशें रची जाती थी। अगला प्रश्न है 1909 के एक्ट को किस दूसरे नाम से जाना जाता है। तो आप जान लीजिए 1909 के एक्ट को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। नवंबर 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया और जॉन मार्ले को भारत का राज्य सचिव। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो भारत के सेक्रेटरी जॉन मार्ले के विचारों से सहमत थे। इनके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। मार्ले उदारवादी विचारों के व्यक्ति थे और भारतीय प्रशासन में सुधारों के समर्थक थे। मार्ले मिंटो सुधार तमाम खासियतों के बावजूद भारतीयों की आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतर सका, क्योंकि भारतीयों की मांग थी एक उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार की स्थापना जो कि पूर्ण नहीं हो सकी। और मार्ले मिंटो सुधार की एक बहुत बड़ी कमी थी कि मुसलमानों को अलग से प्रतिनिधित्व दिया गया था। अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया, आपको बताना है। तो सही उत्तर बंगाल विभाजन 1911 में रद्द हुआ, जो कि 1905 में हुआ था। दोस्तों बंगाल विभाजन 1905 में हुआ और ये 1911 में रद्द हुआ था। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत के लिए दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की और घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। उड़ीसा और बिहार को इससे अलग कर दिया गया। अगला प्रश्न है कौन होम रूल आंदोलन से संबंधित था, आपको बताना है। देखिए लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, लोकमान्य तिलक या MG रानाडे। तो सही उत्तर आप जान लीजिए लोकमान्य तिलक, ऑप्शन सी। अप्रैल 1916 में तिलक ने पूना में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की। इसके प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा और सचिव NC केलकर थे। तिलक द्वारा स्थापित लीग की कमेटी के सदस्यों में GR खापर्डे, VS मुंजे और RP करंडीकर चुने गए। तिलक द्वारा स्थापित लीग का प्रभाव कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत और बिहार तक फैला था। एनी बेसेंट ने इनके बाद 1916 में तिलक के 5 महीने बाद मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता, भारत के लिए स्वशासन, भारत के लिए त्वरित स्वतंत्रता और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप जान लीजिए कि होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य स्वशासन की स्थापना था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। होम रूल का अर्थ भी होता है स्वशासन। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा।
भारत में होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य सुशासन की स्थापना था। तिलक ने अप्रैल 1916 में और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग का गठन किया। बाद में तिलक ने क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा और भाषाई राज्यों की मांग को भी स्वराज की मांग से जोड़ दिया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सही उत्तर श्रीमती एनी बेसेंट। एनी बेसेंट आंग्ल आयरलैंड से थीं। वे 1907 से 1933 तक थियोसोफिकल सोसाइटी की प्रधान थीं। 1916 में होम रूल लीग का उन्होंने गठन किया और 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थीं। वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में सरोजनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थीं। अगले प्रश्न पर आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, आपको बताना है। तो सही उत्तर WC बनर्जी, ऑप्शन बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस की स्थापना एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम ने 1885 में किया था। अगला है, भारत में महात्मा गांधी को जन आंदोलन का प्रथम अनुभव कब हुआ था, कहाँ पर? चंपारण में, बारदोली में, चौरी चौरा में या दांडी में? तो सही उत्तर चंपारण में। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत बिहार के चंपारण से की। चंपारण में किसानों को 1 बीघा जमीन के 3/20वें हिस्से में यानी 3 कट्ठा पर नील की खेती के लिए अंग्रेजों द्वारा बाध्य किया जाता था। इसको 3 कठिया पद्धति कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस एक अधिनियम में सिख, यूरोपीय और भारतीय क्रिश्चियनों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन शामिल है? तो उत्तर है 1919 का भारत शासन अधिनियम। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा सिख, यूरोपीय और भारतीय क्रिश्चियनों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन को जोड़ा गया था। भारत में सबसे पहले 1909 के मार्ले मिंटो सुधार द्वारा फूट डालो और राज करो की नीति के तहत मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन का प्रावधान किया गया। 1919 के कारण 1919 के भारत शासन अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा सिख, यूरोपीय और भारतीय क्रिश्चियनों को भी सांप्रदायिक निर्वाचन में शामिल कर लिया गया। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन का और विस्तार करते हुए उसमें दलित, महिलाओं और मजदूरों को भी शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, द्वैध शासन प्रणाली राज्यों में लागू की गई थी किस अधिनियम के द्वारा? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 1919 के अधिनियम द्वारा। दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधार से संबंधित है और भारत में प्रांतों में द्वैध शासन का आरंभ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 से प्रारंभ किया गया, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 कहा जाता है। इस अधिनियम ने पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का स्पष्ट प्रयोग किया था और इस अधिनियम के तहत प्रांतों में विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित 2 भागों में बांटा गया। इसमें हस्तांतरित विषयों का प्रशासन विधायिका के चयनित सदस्यों को सौंपा गया, जबकि आरक्षित विषय गवर्नर की कार्यकारिणी के पास ही रहे। ये दोहरी शासन प्रणाली 1921 से 1937 तक 9 प्रांतों में चलती रही। केवल बंगाल में 1924 से 1927 और मध्य प्रांत में 1924 से 1926 तक निलंबित रही थी। अगले प्रश्न पर आते हैं, रौलट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1919 में। दोस्तों भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार ने 1917 में न्यायाधीश सिडनी रौलट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति के सुझाव पर 17 मार्च 1919 को रौलट एक्ट नामक एक कानून बनाया गया और इस कानून के द्वारा अंग्रेजी सरकार किसी को भी बिना मुकदमा चलाए अनिश्चित काल तक जेल में रख सकती थी। इस कारण इसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर कुठाराघात था। भारतीय जनता ने काला कानून कहकर इसकी आलोचना की और गांधी जी ने इसके विरोध में सत्याग्रह सभा की स्थापना की। 6 अप्रैल 1919 को देश भर में हड़ताल का आह्वान किया था।
अगला प्रश्न है, भारत में किस वर्ष से राष्ट्रीय आंदोलन ने जन संगठित आंदोलन का रूप ले लिया, आपको बताना है। तो सही उत्तर 1919 में। रोलट एक्ट मार्च 1919 में लागू किया गया था, जिसके विरुद्ध गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन कराया। गांधी जी ने रौलट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किया था, होम रूल लीग, खिलाफत आंदोलन और सत्याग्रह सभा। इसलिए राष्ट्रीय आंदोलन में जन संगठित आंदोलन का रूप 1919 में रोलट एक्ट के खिलाफ ही दिखता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। मोतीलाल नेहरू नेहरू रिपोर्ट सही है। एम.ए. जिन्ना खिलाफत आंदोलन सही नहीं है। M.K. गांधी चंपारण आंदोलन सही है। सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक सही है। दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना खिलाफत आंदोलन से संबंधित नहीं हैं। ब्रिटेन और उसके सहयोगियों द्वारा तुर्की की उस्मानिया सल्तनत और उसके सुल्तान, जिसे मुसलमान अपना खलीफा या धर्मगुरु मानते थे, उसके विरुद्ध कार्रवाई का भारतीय मुस्लिम समुदाय द्वारा विरोध किया गया, जिसे खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। नवंबर 1919 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन में इस कार्रवाई के विरोध करने का निर्णय लिया गया। अली बंधुओं मोहम्मद अली और शौकत अली, मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खां और हसरत मोहानी के नेतृत्व में एक खिलाफत कमेटी गठित की गई। मोहम्मद अली जिन्ना इस आंदोलन से संबंधित नहीं हैं। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था, आपको बताना है। तो उत्तर है तुर्की के खलीफा को समर्थन प्रदान करना। दोस्तों, खिलाफत आंदोलन के साथ राष्ट्रवादी आंदोलन में एक नई धारा जुड़ गई। शिक्षित मुसलमानों की युवा पीढ़ी, परंपरागत ईश्वर भक्तों और धर्माचार्यों का एक वर्ग लगातार ज़्यादा उग्र और राष्ट्रवादी हो रहा था। हिंदुओं और मुसलमानों द्वारा मिलकर राजनीतिक लड़ाई लड़ने की पृष्ठभूमि लखनऊ समझौते ने पहले ही तैयार कर दी थी। रौलट एक्ट के विरुद्ध हुए राष्ट्रवादी आंदोलन ने सभी भारतीयों को समान रूप से प्रभावित किया। इसके परिणामस्वरूप राजनीतिक आंदोलन में हिंदू और मुसलमान एक साथ हो गए। राजनीतिक रूप से सजग मुसलमान ब्रिटेन तथा मित्र राष्ट्रों द्वारा तुर्की साम्राज्य के प्रति किए गए व्यवहार से क्षुब्ध थे और तुर्की के सुल्तान को कुछ मुस्लिम खलीफा स्वीकार करते थे। इसे मुस्लिमों ने तुर्की के सुल्तान को अपमानित किए जाने का विरोध किया और इस संदर्भ में अली बंधुओं, मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खां और हसरत मोहानी के नेतृत्व में एक खिलाफत कमेटी बनाई गई। इसके साथ पूरे देश में आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन को खिलाफत आंदोलन कहते हैं। इस प्रकार खिलाफत आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य तुर्की के सुल्तान अथवा खलीफा को समर्थन प्रदान करना था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। मोतीलाल नेहरू नेहरू रिपोर्ट सही है। जिन्ना खिलाफत आंदोलन सही नहीं। गांधी जी चंपारण सत्याग्रह सही है। सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक सही है। दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना जब वे राष्ट्रवादी थे, खिलाफत आंदोलन को देश की स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ने के विरोधी थे। उन्होंने गांधी जी को राजनीति में धर्म को न लाने की सलाह दी थी। उन्होंने खिलाफत आंदोलन में गांधी जी की भागीदारी के विरुद्ध गांधी जी को सावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें, जबकि अन्य विकल्प आपके सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, 1919 के जलियांवाला बाग की जांच के लिए जो समिति गठित की गई थी वो किस नाम से जानी जाती है। तो सही उत्तर हंटर समिति। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का गठन किया था। कमीशन ने मार्च 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें इस दुर्घटना के लिए सरकार को दोषी नहीं बताया गया था। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का ये जो आज का भाग है इसका आखिरी प्रश्न है, असहयोग आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं कौन थीं। देखिए, नामित पदों से त्यागपत्र देना, विधायिका का बहिष्कार, न्यायालयों का बहिष्कार, सरकार के बकाया करों का भुगतान। तो आप देखिए ऑप्शन बी 1, 2, 3 सही है असहयोग आंदोलन की विशेषताओं में। दोस्तों, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ, लेकिन 4 फरवरी 1922 को हुए चौरी चौरा कांड के कारण महात्मा गांधी ने इसे वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन का लक्ष्य 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति था। इसके साथ ही सरकारी उपाधि, स्कूल, न्यायालयों, विदेशी सामानों और विधायिका का पूर्णतः बहिष्कार की योजना इसमें शामिल थी। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो।
नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान से आयोजित की जाने वाली विभिन्न अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रीय आंदोलन और संवैधानिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का पहला भाग। ये प्रश्न विभिन्न अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के साथ विभिन्न राज्यों द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के आधुनिक भारत और स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रश्नों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इनका प्रयोग सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, तैयार करने के लिए भी कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।